वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। 19 जनवरी है और द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की करंट अफेयर की, तो आप देख सकते हैं आज का न्यूज है, ये है गवर्नेंस से पहले, यानी कि स्वामित्व स्कीम। यूपीएससी में कई बार इस तरीके की स्कीम्स और योजनाएं हमेशा पूछा गया है, लेकिन सवाल यह है कि किस योजना, किस स्कीम पर फोकस किया जाए। तो सबसे पहले हम इस स्वामित्व स्कीम को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और यह आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस में कैसे उपयोगी हो सकता है, इसे भी समझना होगा। दूसरा बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जीएस थर्ड, यानी कि मन्नार फॉनल स्टॉक के बारे में, इन्वायरमेंट से आप जानते होंगे शायद। मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। और तीसरा एक इंटरनेशनल न्यूज है जिसको बोलते हैं सीज फायर इन द गाजा स्ट्रिप। एंड द फोर्थ न्यूज है कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, यानी भारत में हमारी जो फर्टिलिटी रेट है कैसे दिन पर दिन कम होती जा रही है और इसके पीछे का कारण क्या है, हम डिटेल से समझते हैं। तो अंतिम तक बने रहिए और अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला न्यूज है आपका और वो है मोदी जी डिस्ट्रीब्यूट 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड अक्रॉस 12 स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब इसको आप समझिए कि ये हमारा न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा। नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि सैटरडे को उन्होंने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे हैं, खास करके रूरल्स फैमिली में, करीब करीब 50,000 विलेज 12 राज्यों के अंदर में। भारत के 12 राज्यों में 50,000 से ज्यादा गांव में करीब 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है एक योजना के तहत, और इस योजना का नाम है स्वामित्व। स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप। अब आप समझो कि स्वामित्व योजना के तहत अगर आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा तो आप इस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव को समझ सकते कि स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, तो यहां पर स्वामित्व स्कीम को समझना होगा। तो दरअसल 2020 में एक स्वामित्व योजना लेकर के आया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके तहत परिवार जो गरीब हैं, जो बेरोजगार गरीब, जिनको उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार है, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से भारत में इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिन पर दिन एनहांस होगा, वो बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और ग्रामीण क्षेत्र और भी मजबूत होगा। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी असेसमेंट और पर दिन इस योजना के माध्यम से बेहतर होंगे। ही ऑल्सो क्रेडिटेड, आप कह सकते हैं कि बहु आधार सिस्टम जो इंपावर करता है ग्रामीण क्षेत्र को। 13-23 करोड़ लोग ऐसे जिनको आइडेंटिफाई किया गया इस योजना के तहत, इनको आइडेंटिफाई टू लैंड प्लॉट्स को। इस योजना में क्या क्या लाभ हो सकता है इसको भी समझिएगा। स्वामित्व योजना में तो इसमें लाभ होगा कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, यानी उन आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी इस योजना के माध्यम से। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट करते। आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर भूमि विवाद बहुत ज्यादा होता है, तो भूमि विवाद जैसी समस्या का समाधान इस योजना के माध्यम से होगा। यहां तक कि प्रॉपर्टी टैक्स का डिटर्मिनेशन भी हमें पता चलेगा कि किसमें कितना होगा, यानी स्टेट एक्सचेकर के तौर पर। और इस तरीके से जो लीगल केसेस और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लेकर चल रहे हैं, ये योजना जो है इस समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। तो ये आपको योजना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि जो स्वामित्व योजना है किस मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है,
तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। दूसरा न्यूज है, इसको ध्यान से समझिएगा, इन्वायरमेंटल से संबंधित है। सर्वे एडेड 24 न्यू स्पीसीज टू मन्नार फॉनल स्टॉक के बारे में। आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में प्रकृति संपदा बहुत ही शानदार है। उसमें से एक मन्नार, आपने बायोडायवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉनल सर्वे है मन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन में, तो वहां पर यह देखा गया है कि बर्ड्स, बटरफ्लाई के 24 नए स्पीसीज देखने को मिले हैं, यानी कि उसमें ऐड हुए हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि इसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बात को आगाह किया है। ट्रैनकोर की नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, यहां तक कि मथिकेतन सोलाज नेशनल पार्क की बात करें, या पम्बदम सोला नेशनल पार्क की बात करें, अन्नामुदई सोला नेशनल पार्क की बात करें, कुरुंजी मल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, आप कह सकते इरवाकुलम्स नेशनल पार्क की बात करें, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सभी में 18 से 12 तक में इस सर्वे के दौरान जो है देखा गया है कि नए नए स्पीसीज आपको देखने को मिले हैं। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने नए स्पीसीज जो है इस बार आपको देखने को मिला है, रेड डिश से लेकर इस तरीके। तो ये स्पीसीज तो नहीं पूछ सकता है, 12 स्पीसीज हैं। हाँ, ये है कि किसमें स्पीसीज बढ़ रहा है, किसमें नहीं बढ़ रहा है। तीसरा जो न्यूज है कि विल द सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप होल्ड। गाजा स्ट्रिप्स के बारे में है सर। आपको पता होगा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जो है लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे युद्ध देखने को मिला होगा आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में। आपने देखा ये आप जो विगत कुछ वर्षों में आपको दिखा होगा, खास करके आप रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध हुआ, इजराइल और हमास की बात करें तो यहां पर कहता कि आफ्टर 15 मंथ ऑफ फाइटिंग, यानी 15 महीने के युद्ध के बाद जो है हमास अक्टूबर 7, 2023 को अटैक किया था, 1200 लोग मारे गए थे। इजराइल और हमास जो है इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें गाजा में सीज फायर हम लोगों ने किया था। सैटरडे को इजराइल के 24 मेंबर कैबिनेट्स ने एक अप्रूवल दिया, एग्रीमेंट पास किया कि हम लोगों की इनको 3 फेज में हमें इससे डील करने की जरूरत होगी। तो इसी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए नया नहीं है, ये लगातार जो है आपके लिए पुराना ही रहा है और ये न्यूज हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि 3 बार में ये कहा गया है। तो इसके बेसिस पर कहा गया है यहां पर कि 3 फेजेस में ये डील होगा। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसने विड्रॉ किया है नेट्जेरियम कॉरिडोर में, जो कि नॉर्थ गाजा को सेपरेट करता है, अलग करता है, जहां पर बार बार इजराइल की सेना बमबार्ड कर रही थी लगातार दिनों में, तो उसको वापस ले। पहले फेज में इजरायली जो ट्रूप्स होगा वो क्या करेगा कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसको विल रिमेन, मतलब वो राफे क्रॉसिंग को क्या करेगा, यहां पर विल रिमेन, वहां पर रहेगा। एंड इजराइल विल बी कंटिन्यू टू मॉनिटर, यानी गाजा के बॉर्डर, इजिप्ट के साथ जो गाजा का बॉर्डर लगता है उसको मॉनिटर करता रहेगा। हमास में अनाउंसमेंट किया है वो किस डील के माध्यम से कि अभी कुछ दिनों के लिए रुकने की बात की गई है। यहां तक कि आपको बता दूं कि ऐसा कहा गया है कि हिजबुल्लाह के जो लेबनानीज मिलिटिया जो है, इनके लगातार बड़े बड़े नेता जो है इस युद्ध में मारे गए हैं। IDF has killed most of the leader of Hamas, including कह सकते हैं कि याहा सिनवार, और भी इस तरीके से, यहां तक कि इस युद्ध में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में जो लैंड ब्रिज बनाया जा रहा है ये सीरिया के और इसके माध्यम से, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा रोल इसमें देखने को मिल रहा है। जो बाइडेन जो है रिफ्यूज किया था इफेक्टिव प्रेशर टैक्टिक्स के बेसिस के आधार पर, रेड सी क्लेम करता है कि नॉर्मल फ्लाइट ट्रैफिक को, आपका सुएज कैनाल से लेकर, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है। तो ये युद्ध तो जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इस प्रकार के युद्धों पर ज्यादा फोकस करेगी। लेकिन प्रश्न यहां पर ये पूछेगा, लोकेशंस के बारे में पूछेगा, ऑरिजिन्स के बारे में कि गाजा स्ट्रिप कहां पर, इजराइल कहां पर है, कौन सा अटैक कहां पर हुआ था। तो ज्योग्राफिकली प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ट्रंप फैक्टर के बारे में भी बातें कही गई कि 20 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। एक है आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझने की जरूरत है। प्रश्न ये है
कि क्या कारण है, वाई आर फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइनिंग इन इंडिया। भारत में दिन पर दिन फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो जिस रेट से हम लोग बच्चे पैदा करते हैं तो उस रेट को कम होना फर्टिलिटी रेट कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं उस बेसिस पर, है ना, उत्पादकता रेट की बात हिंदी में कह सकते हैं, या प्रजनन कह सकते हैं, दर, प्रजनन दर कह सकते हैं। तो क्या इसके पीछे रीजन है, प्रजनन दर कम होने के पीछे का कारण क्या है? तो यहां पर कहा कुछ चीजों में डेमोग्राफी की बात की गई कि 204 कंट्री हैं। 1950 से 2021 तक में यह पाया गया कि भारत में भी फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और दिन पर दिन जो प्रजनन दर है यह भारत में कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इस कारण को हमें समझना होगा। ग्लोबल बर्डन डिजीज और इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 में ये तैयार करता है कि इंडिया मूव फ्रॉम फर्टिलिटी रेट ऑफ 6.18 इन द 1950 में था, यानी एक व्यक्ति 6 बच्चे से पैदा करते हैं, और ये दर घट करके करीब करीब जो है ये दर घट करके ये 1.9 पर चला गया। यानी 2021 तक में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 था, 1.9 हो चुका है। 1950 में फर्टिलिटी रेट जो था वो फर्टिलिटी रेट था 6.18, करीब 6 बच्चा एक व्यक्ति पैदा करते थे। अभी 1.9 हो गया है और ये दिन पर दिन फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, यानी बच्चा। तो इसके पीछे कारण क्या है, या कि फर्टिलिटी रेट दिन पर दिन कम क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कारण है फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कैसे इसके पीछे कारण है? सबसे पहला कारण है कि जिस प्रकार से दौर से हम गुजर रहे हैं ये आधुनिक दौर है, और इस आधुनिक दौर में परिवार नियोजन एक समझदारी सी बन गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो आजकल मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव्ड होता जा रहा है, जिसके कारण से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट जो है, जो बच्चा का शिशु मृत्यु दर था, वो शिशु मृत्यु दर आज कम हो गया है बिकॉज ऑफ हेल्थ के कारण से। शुरुआती दौर में 1950 के दशक के दौर में शिशु दर बहुत ज्यादा अधिक था, एक साल के अंदर बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि हेल्थ केयर की सुविधा उस वक्त नहीं था। आज हेल्थ केयर है प्रॉपर तरीके से, तो शिशु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है अब बहुत कम हो गया है। तो सामाजिक तौर पर देखा जाए तो जो कपल्स होते हैं वो अब ज्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अब तो है कि भाई 2 ही बच्चे अच्छे। शुरुआती दौर में क्या था, हम 2 बाकी गिन लो वाली स्थिति थी। 6-6, 700, 8-8 बच्चे जो है पैदा किया जाते थे। तो एक सबसे बड़ा कारण है हेल्थ केयर। दूसरा कारण है इकोनॉमिक प्रेशर। जिस प्रकार की आज अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, आज बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी थोड़ा है, तो कहने का मतलब इकोनॉमिक प्रेशर। आजकल लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है शहरों में, खास करके अगर हम बात करें मल्टीपल अगर चिल्ड्रन अगर होगा, एक परिवार के बहुत सारे बच्चे होंगे, एक कपल के बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बच्चा पैदा करना काफी नहीं है उनके लिए। उनके लिए जीवन यापन बेहतर, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, उनका देख रेख बेहतर होना चाहिए, हर चीज बेहतर की जरूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक प्रेशर बर्डन से भी बचने के लिए अब कम बच्चा पैदा करते हैं। एजुकेशन, आज महिलाएं एजुकेटेड हो गई हैं। फर्टिलिटी रेट का इंपैक्ट का एक कारण महिलाओं का फर्टिलिटी रेट का कारण यह भी है, महिलाओं का जो प्रजनन दर है आप कह सकते हैं कम होने के कारण महिलाओं का जागरूकता है, यानी ये जागरूकता भी एक प्रमुखता कारण देखने को मिलता है। कल्चरल शिफ्ट की बात करें तो आज परिवार जो है धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरह आगे बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब कह सकते हैं कि आज का जो परिवार छोटा परिवार है, सुखी परिवार के नारा पर लोग चलते हैं, आज छोटा परिवार सुखी परिवार। उसी प्रकार से पीपल डिक्लेयर मैरिजेस हैव ए, अब आजकल ये भी है कि लोग देर से विवाह करते हैं, तो ये देर से विवाह करते हैं, जेंडर इक्वालिटी हो गई है, इकोनॉमिक पॉलिसी, स्किल इन्हांसमेंट, ये सारा प्रमुख कारण है आज के दौर में बच्चों को कम पैदा करने के पीछे। तो ये हमारे लिए बेहतर है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें खुद, तो ये आर्टिकल में यही बात कही गई है। नेक्स्ट न्यूज है आपका कुंभ मेला से संबंधित।
मैं आपको बता दूं, कुंभ मेला से संबंधित नेक्स्ट न्यूज है, और इस कुंभ मेला में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र विचित्र तरीके के लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे। कई साधु महात्मा, आईआईटी बाबा, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एक अलग ही नजारा है, क्योंकि ये कुंभ मेला नहीं, महाकुंभ मेला है। विश्व का सबसे बड़ा मेला के तौर पर माना जाता है। तो मंडे को 13 जनवरी से ये इसकी पहला दिन की शुरुआत हो गई, और ये कुंभ मेला 45 दिनों तक लगातार ये महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगेगा। आपको बता दूं कि महाकुंभ मेला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लार्जेस्ट पीसफुली रिलीजियस आपका कांग्रेशंस, आपको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पिलग्रिमेज के तौर पर इसको माना जाता है। ये प्रयागराज के संगम पर है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और ये पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति एक ही अक्ष में आने के कारण से ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा है। नागा साधु, स्केल्टन डॉनिंग, अघोरी, पिलग्रिमेज, ऐसे कई लोग आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 450 मिलियन लोग जो इस साल आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट के तौर पर भी देखा जाए। कुंभ जो है डिराइव है संस्कृत भाषा से है, जिसका होता है पीचर्स कह सकते हैं, रोटेटली हेल्ड, हर 3 साल पर एवरी 3 years एट द 4th रिवर साइड सिटी में मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस तरीके से 2 जो है अर्ध कुंभ होता है, जो हर 6 साल पर आते हैं, और जहां पर हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं पर पूर्ण कंप्लीट कुंभ टेक प्लेस इन 4 cities में हर 12 साल पर। तो महाकुंभ जो है 12 पूर्ण कुंभ इन प्रयाग में आपको देखने को मिलेगा। 144 साल में एक बार देखने को मिलता है आपका। तो ये कह सकते हैं इसमें आपका यहां पर शंकराचार्य जो है इंस्टीट्यूट मोनार्क, आपको 13 अखाड़े हैं वहां पर, खास करके शंकराचार्य के अखाड़े। निर्वाणी हुआ, अटल अखाड़ा, निर्जनी, आनंद, जूना, आप कह सकते हैं आवाहन, अग्नि, निर्मोही, दिगंबर अनि और निर्वाणी अनि, 2 उदयसनी अखाड़े भी हैं, नया और बड़ा और निर्मल। इस तरीके के अखाड़े वहां पर है। कह सकते हैं कि महायज्ञ ऑफ यूनिटी, नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इस बेसिस पर कहा, 2100 के आसपास का उन्होंने फंडिंग भी किया है। तो ये बहुत बड़ा एक आयोजन है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।